हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फिर से रीजनिंग का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पिछले क्लास में हम रीजनिंग के कुछ मोस्ट आईएमपी सवाल देख चुके हैं। आज के क्लास में ऐसे सवाल देखेंगे जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि आखिर सवाल पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है ना। बिल्कुल हम उन सवालों को देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा देखो पहला सवाल आज का कि निम्न में से दिए गए अक्षर का सही दर्पण प्रतिबिंब है। उन सही कथन को आपको क्या करना है, चुनना है। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और चारों कथनों के 4 दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। इतना याद रखना है ना। तो इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही है वो आपको बताना भी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक दो प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। एक आपके पास दर्पण प्रतिबिंब बनता है और एक होता है हमारे पास जल प्रतिबिंब होता है दोस्तों, है ना। अब दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, जैसे हमने देखें, मान लो दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, ये हमारे पास एक दर्पण है और दर्पण मान लो इस प्रकार से रहेगा। तब की कंडीशन है, एक आपके पास वर्टिकल बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। तो हम अभी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। मान लो ऐसे प्रतिबिंब बनाना चाहे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, जैसे मैंने लिख दिया, सिंपल सी बात है, 2, 3 और 4। अब दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, सबसे पहले जो पास के अंक है वो बनेगा। तो वो भी अंक कैसे बनेगा, उल्टा बनना चालू होगा। सबसे पहले 4 ऐसे बनेगा, है ना। उसके बाद 3 है तो 3 का मुंह उस साइड है तो उस प्रकार से बनेगा। और 2 ऐसे तो 2 इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, बनता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं भाई, है ना। एक होता है हमारे पास जल प्रतिबिंब, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जल प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, नीचे बनेगा। जैसे आपके पास 1, 2, 3 है तो जल प्रतिबिंब इस प्रकार से कुछ बनेगा। अब जल प्रतिबिंब की शुरुआत कहां से होता है, नीचे से होता है। सबसे पहले निचले वाला हिस्सा बनेगा और फिर बाद में ऊपर वाला हिस्सा। तो मान लेते हैं ए यदि ऐसा है एक, तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा बनेगा, उसके बाद ऐसे आएगा और फिर ऐसे तो ऐसे बन जाएगा। 2 वाले की बात करें तो सबसे पहले ये पूंछ वाला टाइप का बनेगा आपके पास कुछ इस प्रकार से, और ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। उसी प्रकार 3 की बात करें तो 3 लगभग, है ना, सेम टाइप के बन जाता है कुछ इस प्रकार से। तो ये होता है। यदि मैं मान लो इसको और किसी रूप में समझना चाहूँ, कोई इमेज लेकर, तो मान लेते हैं हमारे पास एक कार्टून है ना। इस कार्टून का ये आंख है और ये मुंडी है ना। और मान लो उसने हाथ को कुछ इस तरह से किया है, ये उसका पैर है दोनों भाई, है ना, ऐसा। तो मान लो अब इसको हम किस में देखेंगे भाई, दर्पण प्रतिबिंब में देखना चाहेंगे तो दोनों हाथ पहले दिखेगा हमको कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा हमको क्या दिखेगा, उसका दोनों हाथ। उसके बाद मुंडी जो है, मुंडी बना देंगे, मुंडी का मुंह इस साइड है तो ऐसे बन जाएगा और ये हो जाएगा। और इसके 2 पैर है तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन यदि मैं इसी को जल प्रतिबिंब में देखना चाहूं तो आपके पास मान लो एक कार्टून है जिसके ये आंख है, ये मुंडी है, ठीक है, और ये ऐसे किया है। ठीक है, ये हमारे पास कार्टून है, इसको हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो सबसे पहले पैर वाला हिस्सा बनेगा, है ना। उसके बाद हाथ थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का, तो बॉडी बिल्डर टाइप का, और लास्ट में आपको क्या दिखेगा, मुंडी देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना, ये होता है आपके पास दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। जल प्रतिबिंब में आपके पास सबसे निचले सिरे से शुरुआत होता है और अंतिम, उसके अंतिम सिरे तक खत्म होता है। उसी प्रकार यदि मैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करूं तो दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहले वाला अंक पहले बनता है और ये सब के सब उल्टा बनना चालू हो जाता है। ये होता है हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब। आगे समझ। अब हम देखेंगे सबसे पहले मिरर। तो मिरर में अब हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है मिरर, तो सबसे पहले आर बनना चाहिए। और आर कैसे बनना चाहिए, उल्टा। ये वाले आर का जस्ट अपोजिट है। उसके बाद ओ बनना चाहिए तो ओ है। उसके बाद फिर आर है तो आर का अपोजिट है। ये भी आर है तो आर, ये भी आपके पास ठीक है। आई तो जैसा बनेगा और एम भी सेम टू सेम। मतलब मैं कह सकता हूं कि जे वाला जो कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट है। मिरर का यदि दर्पण प्रतिबिंब देखे तो बिल्कुल हुबहू इसी प्रकार बनेगा। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जस्टिफाई की बात करते हैं। तो जस्टिफाई में वाई बना, ठीक है। देखो एप का मुंडी एक साइड हो गया। यदि मैं जस्टिफाई की बात करूं तो एप को यदि मान लो मैं, है ना, किस पर देखूं, मिरर पर देखूं, तो ये वाला प्रतिबिंब पहले बनना चाहिए और लास्ट लाइन है तो लाइन कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि एप का मुंडी इस साइड है तो ये भी यहाँ पर सेम टू सेम कर दिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि के वाला कथन जो होगा दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर मैं बात करूं मोमेंट की बात करूं तो मोमेंट में आपके यहाँ पर टी बनना चाहिए था लेकिन शुरुआत एम से हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टी है तो यहाँ पर शुरुआत टी से होना चाहिए था। क्लियर है, तो ये भी गलत हो गया। यदि मैं सुल्तान की बात करूं तो सबसे पहले एन, और ये वाले एन का उल्टा है भाई एन, ठीक है। ए तो जैसे कहते हैं ऐसा टी भी सेम टू सेम बन जाएगा। एल की बात करें, एल ऐसा है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ये भी हमारे पास ठीक है। यू भी ठीक है, एस का उल्टा टाइप का यूएस ए भी है।
तो हम कहेंगे एम वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें कि दर्पण प्रतिबिंब में दो ही कथन ऐसे हैं जो हमारा करेक्ट हो रहा है, एक तो जे वाला कथन और एक हुआ हमारे पास एम वाला कथन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, केवल जे और एम, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई सबको समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, ये रहा आपके पास एक पासा दिया गया है और पासा के ओपन पासा दिया गया है, कुल मिलाकर कहा जाए तो एक खुला हुआ पासा दिया गया है और इन पासाओं से किस किस प्रकार की आकृति बनाए जा सकते हैं ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए घन आकृति को मोड़कर उसके नीचे दिए गए घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, सही उत्तर को आपको चुनना है। यहाँ पर हमारे पास चार कथन दे रखा है, ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी को 1 2 3 4 से हमने क्या किया, दर्शा दिए हैं। क्लियर है, यहाँ पर ए बी सी लिखना था लेकिन हमने 1 2 3 लिख दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ओपन पासा की बात करें तो आपको कुछ डायग्राम डेटा आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको ओपन डेटा से या ओपन पास सवाल आए तो आपके माइंड में क्या क्या चलना चाहिए वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ भाई। अब ओपन पासा कुछ कंडीशन होता है। पहला ओपन पासा की बात करूँ, हमारे पास एक ओपन पास है, पहला कंडीशन इसके तो कुछ इस प्रकार से होता है ये ओपन पासा, ध्यान समझना। ये यदि मैंने इसमें नंबर डालना चाहा तो आप देख पाओगे कि ये 1 2 3 4 मैं अपने हिसाब से नंबर डाल रहा हूँ ना, 5 और 6। अब इसका अपोजिट क्या क्या बनेगा, तो ध्यान समझना कि भाई ये एक अक्षर के अपोजिट क्या होगा, एक गैप को छोड़कर 3 होगा। तो मैं कहूंगा ए के विपरीत क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। दिख रहा है सबको, है ना? एक के विपरीत क्या होना चाहिए, एक के विपरीत होगा 3। उसी प्रकार 2 के विपरीत क्या होगा, तो एक गैप छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे, क्या होगा 4। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 के विपरीत क्या होगा, तो आपको लिखना है 5 के विपरीत होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, किसी भी पासे में विपरीत दिशा को आप नहीं देख पाओगे, है ना? ये भी याद रखना, यदि मैं किसी डिब्बे को देख रहा हूं तो उसके सामने वाले फ्रंट को देखूंगा तो पीछे वाले को मैं नहीं देख पाऊंगा। एक समय में हम उसके केवल 3 भागों को, 3 हिस्सों को ही देख सकते हैं, 6 हिस्सों को नहीं देख सकते। कोई भी पासा में टोटल कितने फलक होते हैं आपको पता होना चाहिए, 6 फलक होते हैं, जिनमें से हम एक समय में केवल 3 फलक को देख सकते हैं। और एक चीज और याद रखना, आमने सामने, है ना, एक सामने और उसके जस्ट पीछे के फलक को हम एक साथ नहीं देख सकते, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? यदि हम सामने देखेंगे तो पीछे को नहीं देख पाएंगे। क्लियर है भाई? ये आपके पास एक कंडीशन होता है। तो यहाँ पर हमको बस समझने के लिए इतना ही है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक के विपरीत 3 है, तो ये दोनों एक साथ आपको दिखाई नहीं देगा ना। तो एक, यदि एक दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई दे सकता और 3 दिखाई देगा तो एक दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार 2 के विपरीत 4 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 को देखोगे तो आप 4 को नहीं देख पाओगे और 4 को देखोगे तो आप 2 को नहीं देख पाओगे, इतना आपको याद होना चाहिए। उसी प्रकार 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। यदि सामने में 5 और पीछे में 6 तो आप 5 को देखोगे तो 6 को कभी नहीं देख पाओगे और यदि आप 6 को देख पा रहे हो तो आप 5 को कभी नहीं देख पाओगे। इतना डेटा आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास सवाल है, ध्यान समझना। तो मैंने कहा भाई यदि इसी प्रकार के क्रम चलता है, एक एक गैप छोड़ना पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि ये वाले एक डॉट के जस्ट अपोजिट क्या होनी चाहिए, दूसरा डॉट होना चाहिए भाई। तो हम क्या करेंगे कि एक साथ दोनों बिंदुओं को नहीं देख सकते, केवल एक टाइम में हम एक ही बिंदु को देखेंगे। उसी प्रकार यदि हम बात करें कि ये वाले सादा जो हिस्सा है ना, ब्लैंक वाला पेज, उसके जस्ट अपोजिट ये ब्लैंक होगा, तो हम दोनों टाइम में ब्लैंक नहीं देख सकते, केवल एक ही टाइम में ब्लैंक देखेंगे। और उसके साथ साथ एक और डाटा है कि ये वाले ब्लैंक के जस्ट अपोजिट क्या है, ये वाला आपके पास पूरा काला वाला हिस्सा है। तो ये, तो हम एक साथ इस ब्लैंक और इस काला हिस्सा को नहीं देख पाएंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कई जगह आपके पास 2-3 जगह आपके पास ब्लैंक हिस्सा है, तो ध्यान समझना, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ कि एक डॉट के विपरीत दूसरा डॉट है। ध्यान समझना कि भाई मैंने कहा ये एक डॉट वाले के हिस्से के जस्ट विपरीत क्या बना दिया, मैंने विपरीत बना दिया ये दूसरा वाला डॉट। ध्यान समझना भाई, है ना? उसी प्रकार एक ब्लैंक हमारे पास, तो इस ब्लैंक के जस्ट विपरीत हमारे पास सेकंड वाला ब्लैंक हो गया। ध्यान समझना, है ना? अब यहाँ पर नंबर नहीं दिया तो आपको मानकर चलना है ना। दूसरा वाला ब्लैंक के जस्ट अपोजिट क्या हो गया, तो आप कहोगे पूरा काला ब्लैक वाला जो हिस्सा हो गया ये आपके पास पूरा हो गया ये। ठीक है, तो मैंने एक चीज कहा कि भाई हम कोई भी टाइम में, है ना, यदि सामने को देखेंगे तो पीछे वाले हिस्से को हम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास पहला कथन, ध्यान समझना, आपके पास एक बिंदु दिखाई दे रहा है। अब एक बिंदु दिखाई दे रहा है तो दूसरा बिंदु नहीं दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर कहीं दूसरा बिंदु दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। फिर ये बोला गया है यदि एक सादा हिस्सा है तो दूसरा सादा हिस्सा होना चाहिए। चलो ये वाला सादा हिस्सा नहीं होगा तो ये वाला सादा हिस्सा तो हो सकता है,
हो सकता है कि नहीं, हमारे पास 3 सादा हिस्सा है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कौन सा सादा हिस्सा है नहीं है। क्लियर? तो इस हिसाब से यदि मैं ये वाला हिस्सा ना मानूं तो ये वाला सादा हिस्सा तो पड़ेगा उसके विपरीत में, उसके बगल में, तो मैं कह सकता हूं कि पहला वाला जो है ये बनाया जा सकता है, पॉसिबल है दोस्तों बनाना। फिर मैं बात करूं सेकंड वाले की। अब सेकंड वाले में दिया गया है 2 जगह आपको ब्लैक ब्लैक दे दिया गया है, ये पूरा के पूरा ब्लैक। भाई यहाँ पर केवल एक फ्रंट पर आपको क्या है, ब्लैक दिखाई देना चाहिए, दोनों पर ब्लैक कैसे दिखाई देगा? तो ये वाला बी वाला तो ऐसे ही आपके पास गलत हो गया। क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट की बात करें, एक आपके पास ब्लैक हो गया, एक आपके पास हो सकता है इनमें से, इन दोनों में से कोई एक सादा वाला है ना, मतलब ब्लैंक वाला हो गया, पूरा ब्लैक वाला हो गया, पूरा खाली वाला हो गया, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, और एक आपके पास बिंदु वाला हो सकता है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सी वाला भी मैं बना सकता हूँ, पॉसिबल है बनाना। ठीक है? यदि मैं डी वाले की बात करूं तो डी वाले में ये हो सकता है, ये वाला एक हो हिस्सा, ये वाला एक दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा, है ना। तो अब हम क्या यहाँ पर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, पहला सवाल है ना, क्या हम इस डायग्राम को पूरी तरीके से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हमारे पास सवाल है। तो अब मैंने एक चीज कहा आपसे कि भाई मैंने आपको बताया कि यदि मैं ये वाला हिस्सा देखूंगा तो ये वाला हिस्सा नहीं रख सकता, ठीक है, और यदि ये वाला हिस्सा देखूंगा तो ये वाला हिस्सा को नहीं देख पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर ये वाला हिस्सा देख लिया, ध्यान समझना, मैंने एक ब्लैक वाला ये वाला हिस्सा मैंने ले लिया, तो भाई सिंपल सी बात है, ये वाला हिस्सा मैं देख नहीं पाऊंगा, ये वाला ब्लैंक। क्लियर है? अब मेरे पास सवाल है कि यदि मान लो मैं ये वाला हिस्सा लेता हूँ, एक तो ए ले लिया और दूसरा हिस्सा ये वाला ले लिया, तो मैं सिंपल सी बात है ये वाला हिस्सा फिर नहीं देख पाऊंगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक पूरे डार्क है ना, डार्क डिब्बा के बाद एक पूरा सफेद डिब्बा आना चाहिए। एक डार्क डिब्बा है, पूरा सफेद डिब्बा आ गया, लेकिन एक और सफेद डिब्बा आ गया, मतलब वाला डी वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डार्क आएगा तो ये नहीं ले सकता, और ये यदि आपके पास सादा वाला आया है सफेद वाला हिस्सा, तो ये वाला सफेद हिस्सा को छोड़ना पड़ेगा। मतलब मुझे 2 सफेद हिस्सा को लेना ही नहीं चाहिए था, है ना, मैं कोई भी हाल में इन दोनों सफेद हिस्सों को ले ही नहीं सकता, इसलिए मेरा डी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने देखा कि मेरे केवल 2 ही सही है, 1 और 3, है ना, हमारे तो बी गलत हो गया ना, सी सही है, 1 और सी सही है। यहाँ पर ऑप्शन में कैसे कैसे दिखा रहा है भाई, ऑप्शन में कैसे कैसे भाई, यदि ये विपरीत होंगे तो ये तो विपरीत होंगे, तो इसके विपरीत क्या होगा फिर, है ना, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, है ना, नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो केवल एक और तो हमारे पास, एक तो सही है, एक सही है, तो आपके पास 2 3 गलत हो जाएंगे, 2 4 गलत हो जाएंगे। अब ये हमारे पास है, तो 4 वाले पर एक बार और नजर डालें। तो भाई मान लो ये रहा होगा आपके पास एक हिस्सा, ध्यान समझना मेरी बात को, यदि ये इसको लूंगा तो मैं सिंपल सी बात है ये वाला नहीं ले सकता, लेकिन ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया तो इसको नहीं ले सकता मैं, और इनमें से कोई एक को लिया हूं फिर से, तो ये वाला भी नहीं ले सकता। मतलब मेरा डी वाला तो एकदम कंफर्म क्या हो जाएगा, गलत है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 और 3 होना चाहिए था, 1 और 3 जो होगा ये मेरा क्या होना चाहिए था दोस्तों, एकदम करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। क्लियर है? ये इस टाइप से आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है अच्छे से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल। फिर बोला गया है कि अरुण ने एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया, बोला गया है, ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा, वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, सही कथन को आपको क्या करना है, चुनना है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 कथन है, इस डेटा को नहीं देखना चाहिए था, है ना, ये डेटा हमारे पास यहाँ पर गड़बड़ है, सही कथन को हमको चुनकर बताना है। यहाँ पर हमारे पास 4 कथन दिया गया है। अब ध्यान समझना, हम क्या करते हैं, हम पहले बना लेते हैं कि कौन सी दिशा पूर्व कौन सा पश्चिम होता है। तो ये वाला दिशा पूर्व होता है, ये आपके लिए उत्तर का काम करेगा, ये पश्चिम है और ये हो जाएगा दक्षिण। इन दोनों के बीच की यदि हम बात करें तो ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा, है ना। उसी प्रकार उत्तर और पूर्व की बात करें तो ये उत्तर पूर्व कहलाता है, उसी प्रकार ये उत्तर पश्चिम कहलाएगा, और ये हमारे पास दक्षिण पश्चिम के रूप में हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, है ना भाई, दक्षिण पश्चिम के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम कहेंगे इसको। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर पहला वाला है, पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं कि अरुण ने एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। मान लेते हैं ए यहाँ पर रहा होगा और 10 किलोमीटर पूर्व मतलब उधर ही जाना है, तो हम कहेंगे 10 किलोमीटर चला होगा पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद कहां तक पहुंच जाता है, वो बिंदु बी पर पहुंच गया, तो ये वाला जो बिंदु होगा ये बी होगा। क्लियर है दोस्तों? फिर बोला गया है, फिर वह उत्तर की ओर घूमा। अब उत्तर की ओर जाएगा और उत्तर की ओर घूमकर कितना चलता है, ये
3 किलोमीटर उत्तर की ओर मैं घुमा देता हूं और इसको 3 किलोमीटर मैं फिर चला देता हूं और 3 किलोमीटर चलने के बाद वो कहां पर पहुंच जाएगा, ये बिंदु जो है ये सी कहलाएगा। ठीक है, फिर बोला गया फिर पश्चिम की ओर, अब पश्चिम की ओर आएगा मतलब इस दिशा में आएगा ऐसे। ठीक है, पश्चिम की ओर आता है और कितना 12 किलोमीटर चलने के बाद वो एक बिंदु पर पहुंचता है जिस बिंदु का नाम है डी। ये हो गया भाई 12 किलोमीटर। क्लियर है। फिर बोला गया फिर वह दक्षिण की ओर आएगा, यहां से दक्षिण की ओर इस प्रकार से, है ना, और दक्षिण की ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और एक बिंदु पर पहुंचता है जिसका नाम है ई बिंदु तक। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा ये ई हो जाएगा। क्लियर है, इतना ही है। अब इतने डेटा के हिसाब से हमको इन चारों कथनों को क्या करना है, बताना है। अब मैंने कहा पहला जे वाला कथन है कि जो बी है डी के दक्षिण पूर्व में है। बी जो है क्या डी के दक्षिण पूर्व में है, तो हम कहेंगे यदि मान लेते हैं कि इस प्रकार से होगा ये पूरब दिशा है ना, ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये हमारा दक्षिण दिशा, तो इन दोनों के बीच में क्या पड़ेगा, तो मैंने कहा दक्षिण पूर्व पड़ता है। क्या पड़ता है, दक्षिण पूर्व पड़ता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि जे वाला कथन जो होगा दोस्तों एकदम मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर ए और ई 3 किलोमीटर के फासले में है। अब मैंने कहा कि ए की बात करें तो ए जो है यहां से 3 किलोमीटर डिस्टेंस, यहां से भी 3 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आप देखोगे कि ए और ई के बीच का फासला पूछा है, तो भाई ये 12 है और ये 10 है, तो 12 में से यदि मैं 10 को घटा दूंगा तो कितना आना चाहिए था, 2 किलोमीटर आना चाहिए था। यहाँ पर दिया गया है 3 किलोमीटर, मतलब के वाला कथन जो होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ए के संदर्भ में सी की स्थिति उत्तर पूर्व में है। ए के संदर्भ में सी की स्थिति, अब ए कहां पर है, यहाँ पर है, और सी कहां पर है, यहाँ पर, तो ये वाली स्थिति बताना है। तो कौन सी दिशा को इंगित कर रहा है, तो आप कहोगे ये वाला जो दिशा है आपके पास उत्तर पूर्व है, और यहाँ पर क्या दिखाया गया है आपके पास उत्तर पूर्व, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एल वाला कथन जो होगा दोस्तों ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ए और सी के बीच 7 किलोमीटर का अंतर है। अब ए यहाँ पर है और सी है, ये 3 है और ये 10, तो मान लो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा हमको। अब पाइथागोरस प्रमेय के लिए होता क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण है ना, ये लंब और ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यदि मैं देखूं, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यदि हम बात करें यहाँ पर, तो आप कहोगे कुछ डायग्राम इस प्रकार से बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास सी है और ये ए है ना, और ये तो हमारे पास बी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है 3 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है। तो आप देख पाओगे कि अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आप कहोगे लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाता है दोस्तों, आधार का वर्ग। लंब मान लेते हैं 3 का वर्ग 9 और ये 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, या है ना, कितना हो जाएगा 100, तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए 109, और 109 का अंडर स्क्वायर जो होता है ये 10 से ज्यादा ही होगा, है ना, 7 तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे एम वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 2 कथन ऐसे हैं जो एकदम करेक्ट है। कौन कौन से, एक तो जे वाला और एक हो गया हमारे पास एल वाला। तो 2 कथन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, जे और एल, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है, कौन कौन सही हुआ हमारे पास, जे और एल सही है ना। यहाँ पर जे और एल है ना, इसको एल कर लेते हैं ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, जे और एल, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको पूछे जाए तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन सवालों का जवाब देना है। क्लियर है भाई, बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसको बिल्कुल आप है ना नथा ना ले, हो जाता है टाइपिंग वाले से। ठीक है, आगे हम देखते हैं 3 और 4 बजे के बीच घड़ी सुइयां आपस में मिलेंगी बोला गया है। अब ये हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको चुनना है। अब भाई घड़ी आपस में मिलने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर क्या होना, ओवरलैप होना, है ना। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक घड़ी है, ध्यान समझना, ये हमारे पास 12, फिर ये 1, फिर ये 2, ये 3, 4, 5 और ये हो गए 6, 7, 8 और 9, ये 10 और ये मान लेते हैं हम क्या है भाई 11। ध्यान समझना, ओवरलैप होने का मतलब ये है कि जब ओवरलैप होंगे, मान लेते हैं हमारे पास आवर का भी है ना, आवर का सुई है 3 और 4 बजे के बीच, और एक मिनट का सुई बना देते हैं जो हल्का सा उससे बड़ा रहेगा ऐसे, है ना। अब आप देख पाओगे कि ओवरलैप होने के लिए क्या होना चाहिए
कि तो आप बताओ भाई इन दोनों रेखाओं में कितनी डिग्री का डिफरेंट होगा, तो आप कहोगे इन दोनों रेखाओं के बीच डिग्री का डिफरेंट होगा तो 0 होगा, है ना। कितने डिग्री का डिफरेंट होगा, तो हम कहेंगे डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री का डिफरेंट होना चाहिए। ओवरलैप मतलब क्या होगा, उनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर बोला गया घंटे व मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का अंतर होगा। जे वाला कथन हमारा क्या होता है दोस्तों, करेक्ट हो जाता है। या ओवरलैप के कंडीशन में मैं कुछ कंडीशन बता देता हूं। ओवरलैप कब होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मिनट और आवर के सुई के बीच, मिनट और किसके लिखना, आवर के सुई के बीच 0 डिग्री का डिफरेंट होना चाहिए, है ना, डिफरेंट होना चाहिए। और हमको पता है ओवरलैप के कंडीशन में, ओवरलैप यदि हम बात करें ओवरलैप तो कितने बार होगा भाई ओवरलैप, आपको पता है कितने बार होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया आपस में मिलने के लिए 180 डिग्री का अंतर होना चाहिए। भाई हमने देखे कि 0 डिग्री का अंतर होना चाहिए, 180 डिग्री का अंतर कहां से आ जाएगा, तो के वाला कथन क्या होगा दोस्तों, आपके ऐसी गलत हो जाएगा। दोनों सुई 3:16 सही 4/11 बजे मिलेंगे बोला गया है। अब मीटिंग टाइम की बात करें तो आपको पता होगा कि 12 घंटे में केवल 11 बार ऐसे होते हैं कि जब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो हर घंटे एक बार आपको पता होना चाहिए कि ओवरलैप प्रत्येक घंटे एक बार होता है ना। प्रत्येक घंटे क्या होगा दोस्तों, एक बार होता है। इस हिसाब से हम देखेंगे टोटल 12 घंटे में कितने बार ओवरलैप होना चाहिए, 12 बार। लेकिन 12 बार नहीं होता, ये केवल कितने बार होता है, 11 बार होता है। 12 बार ना होकर कितने बार होता है, 11 बार। और 11 बार होने के कारण क्या होता है, ध्यान समझना, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि भाई जब मान लो आवर की सुई कहां पर रहेगा आपके पास, बिल्कुल 11 पर रहेगा, और मिनट की सुई रहेगा आपके पास कहां पर, 12 पर। इस समय आप देख पा रहे हो हम निकाल रहे हैं 11 और 12 बजे के बीच का, है ना, कब ओवरलैप होता है और कब ओवरलैप नहीं होता। तो हम कहेंगे कि जब मिनट की सुई चलना चालू करेगा इस प्रकार से टिक 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 टिक, तो घंटे का सुई भी चलना चालू होगा। और जब मिनट का सुई बिल्कुल 12 के पास पहुंच जाएगा तो सिंपल सी बात है, आप सोच कर देखो कि जो घंटे का सुई 11 पर था ये भी 12 के करीब पहुंच जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि फिक्स 12 बजे क्या होगा, ये एक बार ओवरलैप होगा। तो किस किस कंडीशन में एक बार ओवरलैप हुआ, तो याद रखना 11 और 12 और 12 और 1 के बीच ये केवल एक ही बार क्या होता है, ओवरलैप होता है। बाकी प्रत्येक घंटे में एक एक बार, यहाँ पर 1 और 2 के बीच एक बार ओवरलैप होगा, 2 और 3 के बीच एक बार ओवरलैप होगा, 3 और 4 के बीच भी एक बार ओवरलैप होगा, 4 और 5 के बीच भी एक बार ओवरलैप होगा, है ना। यहाँ पर भी ओवरलैप हो जाएगा एक बार, यहाँ पर भी एक बार, है ना। यहाँ पर 7-8 के बीच भी, 8-9 के बीच भी एक बार हो जाएगा। उसी प्रकार 10 और 9 के बीच भी एक बार होगा, और 10 और 11 के बीच भी एक बार, और 11, 12 और 12 और 1 के बीच केवल एक बार ही ओवरलैप होता है। तो याद रखना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इस हिसाब से हम देखें तो 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुई एक बार ही क्या होते हैं, सॉरी 11 बार क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। और प्रत्येक घंटे एक बार मिलते हैं। और कब नहीं मिलते, तो आपको याद रखना 11 और 12 और 12 और 1 बजे के बीच फिक्स 1 बजे ही क्या होता है, एक बार मिलता है। मतलब शुरू के जो 2 घंटे होते हैं 11 से 12 और 12 से 1, इन दोनों के बीच केवल एक बार ओवरलैप होता है। बाकी सभी घंटों में आपको एक एक बार ओवरलैप होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर यदि हम ओवरलैप की बात करें तो 11 बार हो गए भाई। अब ओवरलैप होने के लिए कितने का डिफरेंट होना चाहिए, 0 डिग्री का। अब बोला गया है 3 और 4 बजे के बीच। तो याद रखना दोस्तों, 3 और आपको 4 बजे की बोला तो 3 का आपको क्या निकालना है, मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। यदि मान लो मिनट का सुई 3 पर होता तो एक्चुअल में दिखाता कितना, 15 मिनट। प्लस 15 को ही हमको भाग देना है किससे, 11 से। 11 से क्यों भाग दे रहे हैं भाई, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप होता है। तब आप देखोगे 15 प्लस 11 कम 11, है ना, और बच जाएगा कितना, 4 सही 11। अब आप जोड़ोगे 15 और 1 कितना होगा, 16 सही 4/11। मतलब मैं कह सकता हूं कि 3:16 सही 4/11 बजे, इतने बजे क्या होंगे, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। मतलब एल वाला कथन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं बताऊं कि प्रत्येक घंटे केवल एक बार होता है तो दूसरा होने के चांसेस है नहीं है। अब दूसरा होने के चांसेस है नहीं है तो ये वाला कथन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर। तो हमने देखे कि हमारे केवल 2 ही कथन सही हुए हैं, एक तो जे और एल। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको सवाल देखे तो इन सवालों को केयरफुली से आपको क्या करना है, बनाना है।
क्लियर है? आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, ये कुछ विशेष जानकारी हमारे चैनल सीजी मैपोलॉजी जो है इसके थ्रू आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर ये है कि आपको मान लो मंडी निरीक्षक का संपूर्ण कोर्स परचेस करना है, जो मात्र 749 रुपए की मिनिमम दर पर आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। इसमें आपको कोर्स रिलेटेड है ना, जितने भी आपके पास सिलेबस है, सिलेबस में जो जो सिलेबस रहेगा है ना, उसके अकॉर्डिंग है ना, नए पैटर्न के साथ आपको है ना सवाल डील कराए जाएंगे। साथ में मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कंप्लीट क्लास या है ना कोर्स परचेस करना है तो ये मात्र 449 रुपए के प्राइस पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें हर एक सवाल नए होंगे है ना, बिल्कुल वैसे ही सवाल पूछे जाए देंगे है ना, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा व्यापम में आप एग्जाम देखते हुए आए हो हूबहू उसी से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई? तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल हमारा है ना, बोला गया है कि नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको क्या करना है, चुनना है। वर्ष 2025 के कैलेंडर के समान 2031 का कैलेंडर होगा बोला गया है। ये हमारे पास क्या है, कथन। अब कथन है तो इस कथन क्या कितना सही है कितना गलत है इसको भी आपको क्या करना है, जानना है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कैलेंडर अपने आप को दोहराता कब है। हम पिछले क्लास में मंथली वाला देखे थे, लेकिन इस बार हम देखेंगे साल वाला। तो याद रखना कैलेंडर अपने आप को दोहराता है भी, याद रखना है ना। कैलेंडर कब दोहराता है, कब दोहराता है? तो मैं बताया था कैलेंडर दोहराने के मेन पर्पस ये होता है कि जब उनके बीच का जो गैप होता है ना, जब शेष दिन बचता है, शेष दिन को यदि हम 7 से भाग देने पर जब 0 आ जाता है तब कैलेंडर अपने आप को क्या करता है, दोहराने लगता है। तो पहला कंडीशन ये होता है जब लीप वर्ष निकले, ध्यान देना, लीप वर्ष निकले, एक वर्ष हो तो 6 साल बाद के कैलेंडर अपने आप को दोहराता है, 6 साल बाद के कैलेंडर अपने आप को दोहराएगा। उसी प्रकार यदि हम बात करें कि भाई मान लेते हैं लीप वर्ष निकले 2 साल हो गया होगा, 2 वर्ष हो तब हो तो 11 साल बाद के कैलेंडर अपने आप को क्या करेगा, स्वयं दोहरा लेगा। उसी प्रकार तीसरा चीज भी आपको लिखना चाहिए कि भाई मान लो लीप वर्ष निकले 3 वर्ष हुआ हो, 3 वर्ष हो तो 11 साल बाद के कैलेंडर अपने आप को क्या कर लेगा, पुनः दोहरा लेगा, रिपीट कर लेगा। और चौथा चीज आपको जानना चाहिए कि भाई जब लीप वर्ष निकले 4 वर्ष हो जाए, 4 वर्ष हो तो 28 साल बाद के कैलेंडर अपने आप को क्या करता है, दोहराता है। ये 4 चीज है जो आपके कैलेंडर दोहराने के पीछे का मेन पर्पस है। अब हम बात करेंगे 2025। तो आप देखोगे कि लीप वर्ष और पिछला लीप वर्ष कब पड़ा था, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई पिछला वाला जो लीप वर्ष है ये 2024 में पड़ा था। 2024 में पड़ा था तो मैंने कहा 2024, लेकिन पूछा कब का है, 2025 के कैलेंडर के बारे में पूछा गया। तो आप कहोगे कि 1 साल निकल गया है, 1 साल क्या है, निकल गया है। तो 1 साल निकल गया तो 6 साल बाद के कैलेंडर, तो 225 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2025 में 6 जोड़ेंगे तो 2031। मतलब मैं कह सकता हूँ जैसा कैलेंडर 2025 का होगा है ना, वैसे कैलेंडर आपको 2031 का देखने को मिलेगा। 2025 के कैलेंडर में यदि जनवरी का 1 तारीख मंगलवार होगा तो 2031 के कैलेंडर में भी जनवरी के 1 तारीख को मंगलवार ही देखने को मिलेगा। हाँ भाई, वो अलग बात है कि त्योहार वगैरह अलग अलग हो जाए, दीपावली कभी और पड़ रहा है, हाँ, लेकिन गांधी जयंती हो गया, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, ये सेम टू सेम डेट में आपको देखने को मिलेगा 2025 के कैलेंडर और 2026 के कैलेंडर, इन दोनों में। तो इस आधार पर दोहराता है। अब दोहराने के पीछे का कारण क्या था, तो हम कहेंगे कि भाई इन दोनों में गैप कितने का है, तो आप कहोगे 2025 और 2031 में 6 का गैप है। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा कि 2025 और 2031 के बीच कौन से लीप वर्ष पड़ेगा, तो आप कहोगे एक ही लीप वर्ष पड़ता है, वो है हमारे पास 2028। तो कितने लीप वर्ष पड़े, तो आप कहोगे 1। तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, टोटल 7, और 7 को 7 से भाग देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 0। मतलब मैं समझ गया था कि ये 2025 का कैलेंडर में 6 साल जोड़ने के बाद या बढ़ाने के बाद जो 2031 का कैलेंडर आएगा वो 2025 के कैलेंडर जैसा हूबहू होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि कथन मेरा क्या है, एकदम करेक्ट है। आई होप कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। 2025 और 2026 के बीच एक लीप वर्ष पड़ेगा, अतः 6 + 1 / 7 कितना हो गया, 0। जैसा कि यहाँ पर मैं बताया, तो कारण भी हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कथन भी सही है
और कथन की सही व्याख्या वो कारण भी कर रहा है, तो हमारा पहला वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगला सवाल, फिर यदि किसी कूट भाषा में, है ना, यहाँ पर दिया गया है रामायणा को PYKYWYLY लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में महाभारत को किस प्रकार लिख सकते हैं बोला गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना आप, है ना, रामायण, है ना, रामायण के लिए हम बात करें, क्या लिख दिया गया है रामायण को, तो आप कहोगे रामायण को लिख दिया गया है यहाँ पर P फिर Y फिर K फिर Y, है ना, फिर W फिर यहाँ पर Y फिर L और फिर Y, ये लिखा है भाई। उसी कोड भाषा में हमको किसका लिखना है, महाभारत का, महाभारत, ठीक है, महाभारत ऐसा इसका लिखना है। तो ध्यान देना, मैं सभी का अंकी मान लिख देता हूं। आपको एक चीज ध्यान देना कि भाई R जो होता है ये 18वां नंबर का अक्षर है, A जो होता है पहला नंबर का, M 13वां नंबर का, A पहला नंबर का, Y 25वां नंबर का, A जो होता है पहला नंबर का, N 14 नंबर का और A होता है पहला नंबर का, P होता है दोस्तों 16 नंबर का, Y होता है आपके पास 25 नंबर का, K जो होता है हमारे पास K 11 नंबर का होता है, Y होता है 25 नंबर का, W होता है 23 नंबर का, Y 25 नंबर का, L 12 नंबर का और Y होता है हमारे पास 25 नंबर का। तो यहाँ पर आप देखकर तो एक चीज समझ गए होंगे कि भाई 18 में 2 कम करके लिखा गया है। कितना होगा 18 में 2 कम करने पर 16। अब यदि मान लो हमको अंक पलटना रहता तो हम क्या करते हैं, 27 में घटाते हैं, है ना, 2 कम करेंगे तो 1 में 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 13 में 2 कम करने पर 11, 25 में 2 कम करने पर कितना आ गया 23। इस प्रकार से 2 कम करके क्या है लिखा गया है। तो यहाँ पर एम होता है आपके पास 13वां नंबर का और हमको निकालना है 11 नंबर का, तो 11 में कौन सा अक्षर पड़ता है के, तो एम का क्या होना चाहिए दोस्तों, के होना चाहिए। तो वो आंसर होगा जो के से चालू होगा और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि आप करना ही चाहते हो तो सभी में 2 घटाकर लिखते जाइएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर देखो नेक्स्ट सवाल, कथन दिया गया स्टेटमेंट कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता बोला गया है, ठीक है। कोई भी शिक्षक ऐसे नहीं है जो मतलब कोई भी शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता, है ना। ये आपके पास कंडीशन दिया गया, कथन दिया गया है कि जो टीचर है वो साइकिल से विद्यालय नहीं आता। फिर दिया गया है आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। ये हमारे पास 2 कथन दिया गया है। अब निष्कर्ष है कि आनंद शिक्षक नहीं है। अब हमारे पास स्पेशल एक चीज बोल दिया गया है, भाई यदि शिक्षक होना है ना, यदि कोई व्यक्ति शिक्षक है तो शिक्षक होने का मापदंड यहाँ पर दे दिया गया है कि वो साइकिल से क्या, है ना भाई, साइकिल से वो विद्यालय नहीं आ सकता, साइकिल से नहीं आएगा तभी तो शिक्षक है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट बोला गया है कि कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता। इसका मतलब आनंद शिक्षक नहीं है, एकदम सही बात है ना, आनंद शिक्षक नहीं है। क्लियर है, आनंद शिक्षक नहीं है तभी तो क्या करता है वो, निष्कर्ष निकलता है तभी तो साइकिल से आता है। आनंद विद्यार्थी है, क्या सही में आनंद विद्यार्थी है। अब आनंद यदि शिक्षक नहीं है तो आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, तो आनंद क्या होगा, क्या विद्यार्थी होगा। बिल्कुल भाई, यदि शिक्षक नहीं है तो अब विद्यालय कौन आएगा, विद्यार्थी आएगा। तो आनंद क्या होगा फिर, विद्यार्थी होगा, क्योंकि वो शिक्षक तो हो नहीं सकता। तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आनंद एक तो शिक्षक नहीं है और शिक्षक नहीं है तो आनंद क्या है फिर, विद्यार्थी है। क्लियर है, तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगला सवाल, यहाँ पर फिर से हमारे पास एक पासा, वो भी ओपन पासा दे दिया गया है। इसके कॉन्सेप्ट को मैं, है ना, पिछले कुछ सवालों में बताया गया हूं। तो दिया गया कि नीचे दिए गए घन आकृति को मोड़कर उसके नीचे दिए गए घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, सही उत्तर को आपको चुनना है। अब जैसा कि बताया था, के वाले आपके पास जो खाली हिस्सा है, इस खाली का जस्ट अपोजिट होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा भाई कि ये वाला खाली है, तो इसके विपरीत भी क्या होगा, खाली आना चाहिए। और हमको पता है कि एक घन में 6 फलक होते हैं, उन 6 फलकों में से केवल 3 को ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी प्रकार ये वाले खाली हिस्सा का ये वाला होना चाहिए। तो एक खाली हिस्सा का विपरीत में फिर क्या होगा, दूसरा पूरा आपके पास इस प्रकार से काला वाला हिस्सा आना चाहिए, पूरा डार्क का हिस्सा। और फिर ये गोले वाले हिस्सा का अपोजिट चतुर्भुज होना चाहिए। तो ये हम लिख देंगे कि गोले का अपोजिट क्या होना चाहिए, विपरीत चतुर्भुज वाला जो अंदर में बना होगा ये होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि केवल एक टाइम में हम
किसी एक फलक को देख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब उसके विपरीत फलक को नहीं देख सकते, है ना, क्योंकि 6 फलक होते हैं घन में, है ना, तो घन में 6 फलक होते हैं, तो एक टाइम में हम उसके केवल 3 फलकों को देखेंगे और 3 फलक क्या होगा, छुपा होगा। क्लियर है। अब मैंने कहा कि यदि ये आपके पास पूरा खाली है तो ये भी खाली हो ना, तो दोनों एक साथ नहीं देख सकते भाई, सामने वाले हिस्से को देखेंगे तो पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, छुप जाएगा। अब हमारे पास पहला ध्यान समझना, अब देखो यहाँ पर ये दोनों आपके पास, देखो मैंने कहा कि ये वाला यदि गोला सामने में तो पीछे मैं चतुर्भुज वाला हिस्सा कैसे देखूंगा भाई, बताओ तो जरा, नहीं देख सकता, है ना, तो ये वाला तो देखना पॉसिबल ही नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर एक जगह गोला है तो एक जगह आपके पास चतुर्भुज, ये वाला हिस्सा भी मैं नहीं देख पाऊंगा। यहाँ पर यदि हम बात करें तो मान लेते हैं कि चतुर्भुज वाला ये वाला हिस्सा ले लिया गया है, ध्यान समझना, ये ले लिया गया। उसके बाद मैंने कहा ये ब्लैंक वाला हिस्सा भी ले लिया गया, ये वाला चलो ले लिया गया। अब इन दोनों में से कोई एक भी तो हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये वाला ब्लैंक नहीं होगा, तो ये वाला ब्लैंक तो होगा ये वाला, तो मैं कह सकता हूँ तीसरा वाला एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें तो ये वाले चौथे में बात करें तो ये आपके पास गोला वाला हिस्सा ये वाला ले लिया गया, ध्यान समझना। उसके बाद ब्लैक वाला ये वाला हिस्सा ले लिया गया, ले लिया, और यहां से इन दोनों में से कोई एक हिस्सा तो लिया होगा, तो मैंने कहा ये वाला ले लिया, मतलब मैं चौथा वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने देखा कि ये वाले जो आपके पास है, इन 4 आकृतियों में से मैं 2 आकृति बना सकता हूं, वो भी कौन सा, तीसरा और चौथा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, यहाँ पर एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है भाई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगला सवाल, मिलान करके आपको बताना है ना। यहाँ पर ये आपके पास नंबर सीरीज के कुछ डेटा दिया गया है और इसको बढ़ा बढ़ाकर, है ना, उसके सामने वाले प्रश्न जो इस चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है, ध्यान समझना, सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 98, ठीक है, 98 के बाद क्या है 72, 72 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर इसके बाद दे दिया है 32, और फिर उसके बाद 18 है, और फिर 8 है, ठीक है, यही है। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार की जब प्रोसेस हो तो आपको देखना है कि भाई डिफरेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, और जब धीरे धीरे कम होता है तो कहीं ना कहीं जोड़ने और घटाने वाला सिलसिला चलता है। तो मैं सबसे पहले पीछे देख लेता हूँ कि 18 और 8 में डिफरेंट कितना है, 10, मतलब 10 कम किया होगा। 18 और 12 में डिफरेंट कितना है, तो आप कहोगे 14 कम किया गया होगा। आगे हम देख पाएंगे कि 18 इसमें कितने का डिफरेंट है, तो 8 में से 2 घटेगा तो 6, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो हमारे पास हो गया 9, 9 में से 7 घटेगा तो 2, 26 यहाँ पर कम हो गया, है ना, 26 कम हुआ है, यहाँ पर 14 कम हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास 2 स्टेप फिर बच जाते हैं। आप देख पा रहे हैं 4-4 का गैप है, तो यहाँ पर आपके पास या तो 22 होना चाहिए, है ना, 22 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन देखने पर समझ आ जाएगा। इतना तो है भाई कि 343 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का चाहिए, नहीं आपके पास 1024 होगा, नहीं ये होगा, तो क्या होगा 50। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 22 कम करेंगे, इस बार कितना कम कर देंगे, 22 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर 18 कम करेंगे, 18 कम कर, क्योंकि 22 में 4 कम करने पर 50 में 18 कम करेंगे कितना आएगा 32, और 32 में 14 कम करेंगे तो 18, और 18 में 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। मतलब ये सीरीज है 26 फिर 22 फिर 18 फिर 14 और फिर 10। तो मैं कह सकता हूँ कि जे वाले का क्या हो जाएगा, तीसरा वाला जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर आप देखकर समझ गए हो कि 5, 7, 25, 49, 125 वर्ग जैसा भी लग रहा है, लेकिन 5 और 7 तो नहीं। लेकिन एक चीज तो है कि 5 में 5 का गुणा किया गया है, क्या है भाई। उसके बाद 7 में 7 का गुणा किया गया है, 7 ही 7 49। फिर 25 में 5 का गुणा किया गया है 125, तो हम क्या करेंगे 49 में 7 का गुणा कर देंगे, और 49 में 7 का गुणा करने पर 343 आता है दोस्तों, है कहीं पर। तो आप कहोगे भाई के का होना चाहिए पहला। क्लियर है। फिर आगे हम बात करें 2, 5, 12, 27, 58 गया है, तो आगे क्या हो सकता है। तो अब हम सिंपल, अब यहाँ पर यदि हम ऑप्शन चेक करना चाहें तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फटाफट ऑप्शन चेक कर लेना है ना। जे वाले की बात करें तो जे वाले का तीसरा होना चाहिए, जे का तीसरा यहाँ पर है, जे का तीसरा यहाँ पर है, तो 2 ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर के का होना चाहिए पहला, के का यहाँ पर पहला, के का यहाँ पर पहला, मतलब आपको एक जगह चेक करना ही पड़ेगा। क्लियर है, मतलब इन दोनों में से कोई एक चेक कर नहीं देते, हम एम वाला चेक कर लेते हैं। देखो 4 में 4 का गुणा किया गया है 16, फिर 16 में 4 का गुणा किया गया है 64, फिर 64 में 4 का गुणा किया गया है 256, तो 256 में भी 4 का गुणा कर देंगे, 4 छक्के 24 की 4, हाथ के 2, 25 चौके 100, 100 और 2 कितना हो जाएगा 102, तो कितना आना चाहिए 1024, है ना। तो हम कहेंगे एम का आना चाहिए भी दूसरा,
एम का दूसरा है, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा मेरा एकदम सटीक आंसर होगा। ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को बनाना है। आए भी सब समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर मिलान करके आपको बताना था, है ना। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार के सवाल के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, है ना। अगर प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा, आपसे पूछा गया है। अब हम कहेंगे भाई अक्टूबर से नवंबर तक का पूछा गया है ना। मतलब मैंने कहा कि अक्टूबर के बाद क्या पड़ता है, नवंबर पड़ता है, टोटल पड़ता है। अब मैंने कहा कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन है, 1 अक्टूबर को हमारे पास यहाँ पर दिया गया है मंगलवार का दिन है, ध्यान समझना। 1 अक्टूबर को मंगलवार का दिन है। तब आप कहोगे कि आपको 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये मैंने पूछा है ना। और अक्टूबर के बाद क्या पड़ता है, नवंबर पड़ता है ना। तो अब हम कहेंगे कि मान लो इसमें साथ साथ जोड़ते जाएं, कितना जोड़ते जाएं, साथ साथ जोड़ते जाएं तो हमको मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर वह दिन अपने आप को क्या करता है, दोहराता है। तो 7 जोड़ने के बजाय मैं 7 के मल्टीपल 7 चौके 28 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 28 और 1 29 अक्टूबर को भी कौन सा दिन पड़ने वाला है, आप कहोगे मंगलवार। अब अक्टूबर कितने दिन का होता है, तब आप कहोगे अक्टूबर जो होता है टोटल, ये हमारे पास 31 दिन का होता है। 29 अक्टूबर को यदि मंगलवार है तो 30 अक्टूबर को क्या होगा, तब आप कहोगे 30 अक्टूबर को बुधवार होना चाहिए, है ना। फिर 31 अक्टूबर को क्या होगा, तब आप कहोगे 31 अक्टूबर को फिर तो गुरुवार होना चाहिए। और 1 नवंबर को क्या होगा, तो मैंने कहा 1 नवंबर को फिर तो शुक्रवार होना चाहिए। तो 1 नवंबर को कौन सा दिन पड़ने वाला है, शुक्रवार। तो हम कहेंगे जे का होना चाहिए भाई तीसरा। यहाँ पर जे का तीसरा दो ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया था। ऐसे सवाल पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है दोस्तों। अब मान लो आपको निकालना रहेगा तो ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, ठीक है, स्वतंत्र दिवस नहीं है। हमको बोला गया 26 जनवरी, ध्यान समझना, 2017 को कौन सा दिन है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 2000 का कोड ले लेते हैं। तो 2000 का कोड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 0। 17वां साल कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल 26 दिन हुआ है, तो हम 16 साल का ले लेंगे। 16 साल में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो आप कहोगे कि 16 साल में 4 लीप वर्ष पड़ेंगे भाई। जोड़ने पर कितना होगा, 16 4 20, 20 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, आप कहोगे 6 बच जाएगा। मतलब 16 साल का कोड कितना हो गया, 6। अब हमको ज्ञात करना था 26 जनवरी तक का कोड। तो 26 जनवरी तक के कोड ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 26 को भाग देंगे 7 से, तो 7 से 21 बच जाएगा 5। अब जोड़ेंगे सभी को, 0 6 और 5 को जोड़ने पर 11, और 11 को 7 से भाग देने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 4। और 4 किस दिन का कोड होता है, तो आपको याद रखना है, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का कोड 3 और गुरुवार का कोड होता है 4, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास चौथा होना चाहिए दूसरा का, है ना। दूसरा का क्या होना चाहिए, चौथा। आपको बता दूं कि जब भी इस प्रकार के डेटा निकालना रहेगा, बहुत सिंपल अप्रोच लगाना, बहुत कठिन अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको कोड, है ना, तो कोड भी मैं एक आध क्लास में जब मेरा पूरा कंप्लीट कैलेंडर चलेगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे कोड निकालना है, क्या निकालना है। वहां से आप, है ना, देख सकते हो भाई, एक भी डेटा आपका छूटने नहीं दूंगा मैं, है ना। चाहे एग्जाम में कुछ भी पूछे, हर एक सवाल आपसे बनेगा। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे, हमको बाकी हल करने की जरूरत नहीं है। हमारा जे तीसरा आ गया है, के आपके पास चौथा आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। ऐसे आप अप्रोच लगाओगे तब जाकर आप टाइम में एग्जाम को क्या कर पाओगे, क्रैक करोगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल फिर, कथन दिया गया स्टेटमेंट कि भाई समबाहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होते हैं, वर्ग समबाहुभुज है। अब देखो समबाहुभुज, अब समबाहुभुज क्या होता है, जिसके भाई ज्यादा भुजा हो, है ना, जिसके 3 से अधिक भुजा हो, क्या कहलाते हैं, समबाहुभुज कहलाते हैं। तो बोला गया कि समबाहुभुज की समान भुजाएं और समान, अब नाम से पता चल रहा है ना, समबाहुभुज मतलब क्या होते हैं, जिसके, है ना, केवल बहुभुज बोलता तो हो सकता है उनकी भुजा का माप अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर समबाहुभुज कहने का मतलब यही है कि उसके भुजा क्या है, एक जैसे है ना। और कोण भी एक जैसे होंगे, क्योंकि समबाहुभुज है तो उनके कोण भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, इतना तो याद रखना है। वर्ग समबाहुभुज है, बिल्कुल भाई 3 से अधिक भुजा है मतलब वो समबाहुभुज है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। हमारे पास कथन एकदम क्या है,
ठीक है ना, वर्ग समबाहु है। अब इसके आधार पर निष्कर्ष बोला गया वर्ग की समान भुजाएं होती है। आप कोई भी वर्ग रेंडमली भी उठा कर देखोगे तो आप देख पाओगे कि वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सभी भुजा बराबर तो होते हैं और साथ में इसके प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए भी प्रत्येक कोण बराबर होने से मतलब नहीं है, क्योंकि रोम्बस एक ऐसा डेटा है उसके भी प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी ए है तो ये भी ए भी ए तो ये भी ए, लेकिन इसके कोण अलग अलग होते हैं। ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा और ये वाला कोण बीटा है तो ये वाला कोण क्या होता है, बीटा होता है। तो वर्ग और रोम्बस में यही अंतर होता है, उनके भुजा तो समान होते हैं लेकिन कोण क्या होता है, अलग अलग होता है। अब कई बार सवाल ये पूछते हैं क्या सभी रोम्बस वर्ग हो सकते हैं, तो रोम्बस वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग को मैं रोम्बस बोल सकता हूं या वर्ग को मैं समचतुर्भुज बोल सकता हूं। ये आपको छोटे छोटे डेटा क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। हम वर्ग को क्या बोल सकते हैं, वर्ग को समचतुर्भुज बोला जा सकता है, समचतुर्भुज बोल सकते हैं, है ना। इसको हम समचतुर्भुज, है ना, इसको समचतुर्भुज बोला जा सकता है लेकिन इसको वर्ग नहीं बोलेंगे, है ना, इसको वर्ग नहीं बोल सकते, इतना याद रखना है। तो वर्ग की समान भुजाएं होती है, बिल्कुल भाई हमारे पास निष्कर्ष पहला सही है। वर्ग के समान कोण होते हैं, इसके सभी कोण बराबर होते हैं तो निष्कर्ष दूसरा भी सही है। तो हम देखेंगे इसके दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगला सवाल, दिए गए शब्दों को उनके क्रम अनुसार आपको क्या करना है, जमाना है। अब यहाँ पर दिया गया है सुगंध, बर्फ, पुष्प, शीत ऋतु और ये हो गया हमारे पास बसंत। अब सिंपल सोच कर देखना, यहाँ पर शीत ऋतु है, बसंत है, पुष्प है, बर्फ और सुगंध है। तो ऐसे तो नहीं होगा कि सबसे पहले बर्फबारी आएगा उसके बाद शीत ऋतु आएगा, नहीं, पहले शीत ऋतु का आना बहुत जरूरी है ना। शीत ऋतु जब बहुत ज्यादा कहा जाए तो, है ना, बढ़ने लगता है शीत, तब यहाँ पर होने लगता है बर्फबारी, है ना। शीत ऋतु लगने के बाद ही क्या होगा, पहाड़ी इलाकों में क्या होगा, बर्फबारी होना चालू हो जाएगा, बर्फबारी होगा। अब बर्फबारी खत्म होते ही एक और ऋतु आ जाता है जिसको बोलते हैं बसंत ऋतु, है ना। जस्ट शीत ऋतु के उपरांत अब पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जहां पर बर्फबारी होता होगा वहां की कंडीशन बता रहा हूँ। हमारे इधर क्या होता है, बर्फबारी नहीं होता। अब बर्फबारी नहीं होता तो शीत ऋतु के जस्ट बाद क्या देखने को मिलता है, बसंत ऋतु देखने को मिलता है। क्लियर है। अब बसंत ऋतु के बाद क्या होगा भाई, तो बसंत ऋतु आने के बाद फिर पेड़ पौधे जो है वहां पर पुष्प खिलना चालू हो जाता है ना। क्या होगा, पुष्प खिलना चालू हो जाएगा और पुष्प खिलने के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा, सुगंध आपको आज नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा क्रम होना चाहिए, तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले होना चाहिए शीत ऋतु, चौथा स्टार्ट होना चाहिए, चौथा स्टार्ट है। शीत ऋतु के बाद बर्फबारी होना चाहिए, तो 4 के बाद 2 होगा, है ना, तो 4 के बाद 2 भी है। उसके बाद 5वां होना चाहिए बसंत ऋतु आना चाहिए, तो 5 भी है ना। उसके बाद पुष्प आना चाहिए, पुष्प कहाँ है हमारे पास, तीसरा, 30 ये हो गया। और लास्ट में सुगंध पहला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऐसे आपको हर एक सवालों को बना बना कर देखना है, गहराई से पढ़ना है, ताकि एक भी नंबर आपके चुके नहीं और श्योर आप सक्सेस लिख पाए। क्लियर, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।